हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या मजेदार बात करनी है। रिवीजन करने का सही तरीका सीखेंगे। तो हम सीखेंगे बेटे कि आपने जिस यूनिट को या जिस चैप्टर को या जिस पार्ट को पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है, तो आपको उस पार्ट का रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है और कौन कौन सी विधि आप प्रयोग करते हो रिवीजन करने के लिए, और रिवीजन करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। इन तीन विषय के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटे, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट तो कर लेते हैं और अपने नोट्स भी बना लेते हैं, पर उन्हें समझ में ये नहीं आता है कि रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तो बेटे, रिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमें किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है उसे देखो। नंबर एक, अपनी राइटिंग में बने और समझे हुए नोट। तो बेटे, सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं वे नोट्स जो हमने अपने आप अपने हाथों से लिखे हैं, अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हैं और उन्हें समझा भी है ढंग से, यानी कि आपने समझकर अपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर दो, दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए रफ कॉपी। आपके पास बेटे रफ कॉपी होनी चाहिए या रफ रजिस्टर होना चाहिए यदि आपको सही तरीके से रिवीजन करना है। तीसरी चीज आपके पास होना चाहिए बेटे A4 साइज के रंगीन या प्लेन पेपर। तो बेटे आपके पास होने चाहिए, या तो आप कलर्ड पेपर ले लो जिन्हें ड्राइंग शीट्स भी कहते हैं, और या फिर आप ले लो प्लेन पेपर A4 साइज के। आप लाइन वाला दस्ता भी ले सकते हो। ठीक है। तो आपके पास इस तरह के पेपर्स होने चाहिए कुछ। नंबर 4, आपके पास होने चाहिए स्केच पेन। नंबर 5, आपके पास मॉडल पेपर या 10 ईयर या क्वेश्चन बैंक होने चाहिए। आपको पता है कि जब बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे मॉडल पेपर, अलग अलग पब्लिकेशन के 10 ईयर्स भी मिलते हैं और क्वेश्चन बैंक भी मिलते हैं। ये अलग अलग पब्लिकेशन के और अलग अलग नामों से मार्केट में मिलते हैं। तो आपको जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं या बड़े भाई बहन हैं, वहां से आपको इन चीजों को अवेलेबल कर लेना चाहिए यदि आप मार्केट में आपको ये चीजें इस समय नहीं उपलब्ध हो रही हैं। तो इस चीज की भी बेटे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और नंबर 6 है घड़ी व पानी। आपके हाथ में कम से कम एक घड़ी बंधी होनी चाहिए, या फिर आपके टेबल पर या जिस जगह आप बैठकर पढ़ते हो वहां घड़ी होनी चाहिए। और बेटे एक बोतल में या जग में पानी होना चाहिए आपके पास। ये तो है हमारी सामग्री। सामग्री के बाद दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं हम। दूसरी बात हमें सीखनी है विधि, कि रिवीजन को आखिरकार करना किस तरीके से है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी बेटे, बहुत ध्यान से। ठीक है। ये मेरा जो है बेटे बहुत कई सालों का अनुभव है। और दूसरा यह है कि जब हम पढ़ा करते थे तो किस तरीके से पढ़ाई करते थे, उन सारी बातों को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिससे बेटे आपका फायदा हो। ठीक है। तो विधि में नंबर 1 है कि यूनिट की थ्योरी को नोट्स से तेजी से बोलकर पढ़ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यूनिट आपने कंप्लीट कर ली है, उसे समझ लिया है और उसके नोट्स बना लिए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में उसे तेजी से पढ़ोगे। तेजी का मतलब हाई स्पीड पे पढ़ोगे और बोल बोल कर पढ़ोगे। ऐसे नहीं कि मन मन में पढ़ रहे हो। मन मन में किसी को नहीं पढ़ना है, आपको बोलकर पढ़ना है। और इतनी तेजी से नहीं बोलना है कि आप लाउड स्पीकर बन जाओ। आपको लाउड स्पीकर बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बोलकर पढ़ना है और बहुत तेजी से हाई स्पीड पे पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि आपने उन सारी चीजों को समझ रखा है, अब आप उन्हें समझने की इतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं रिवीजन। रिवीजन का मतलब दोहराना। यदि आपके पास आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स और समझे हुए नोट्स नहीं हैं, तो इसका मतलब आपने पहली बार भी उसे नहीं समझा है। तो दोहराएंगे तो हम क्या? तो एक बार तो आपने समझ रखा होगा, आपने नोट्स बना रखे होंगे। जब किसी चीज को एक बार आप कर लेते हो तो उस चीज को दोहराने को ही तो कहते हैं रिवीजन करना। तो रिवीजन पर पहुंचने से पहले किसी भी यूनिट को पढ़ना और समझना और नोट्स बनाना जरूरी है, तभी उसका रिवीजन होता है बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2,
देखो नंबर 2 पर लिखा हुआ है आसान न्यूमेरिकल व कठिन न्यूमेरिकल। तो आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे आसान और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे मुश्किल। तो जो आसान न्यूमेरिकल होते हैं, जो आपके बहुत ज्यादा समझे हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आप नोट्स में से सिर्फ देख लो कि ये न्यूमेरिकल है और इस तरीके से सॉल्व होता है और मुझे पता है कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो जो आसान न्यूमेरिकल होता है उसे तो आप सिर्फ देखोगे, उसे पेपर पे या रफ कॉपी पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जो न्यूमेरिकल आपको लगते हैं मुश्किल, जो कठिन न्यूमेरिकल आपको लगते हैं, उन्हें बेटे आपको रफ कॉपी पर सॉल्व करना है। जो कठिन न्यूमेरिकल हैं उन्हें रफ कॉपी पर सॉल्व करके देखना है। और यदि उन्हें सॉल्व करते हुए आपको अब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा अपने नोट्स में देखो और नोट्स में देख के समझो और फिर दोबारा सॉल्व करो। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए जो न्यूमेरिकल्स आपको मुश्किल लगते हैं उन्हें समझना। एक बार सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो न्यूमेरिकल के लिए आपको अधिकतम 5 मिनट का समय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे न्यूमेरिकल कितना ही आसान हो या कितना ही मुश्किल हो, तो आपको लगभग 4 से 5 मिनट के बीच में वो न्यूमेरिकल करना आ जाना चाहिए। ठीक है बेटे। उसके बाद नंबर 3, एक रंगीन पेपर पर यूनिट के हेडिंग। ये बहुत खास बात है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि आपने जो A4 साइज के कलर्ड पेपर लिए हैं या फिर प्लेन पेपर लिए हैं या ड्राइंग शीट्स ली हैं A4 साइज की, मैं चार्ट पेपर की बात नहीं कर रहा बेटे, मैं बात कर रहा हूँ ड्राइंग पेपर की या ड्राइंग शीट की। ठीक है, वो कलर्ड भी आती हैं। तो आप क्या करोगे बेटे, आप उनके ऊपर अपनी जो यूनिट है, आपने जो यूनिट या चैप्टर पढ़ा है उसकी हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखने का मतलब, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ठोस किसे कहते हैं, खाली ठोस हेडिंग डाल दो। उसके बाद हमने पढ़ा है द्रव, उसके बाद हमने पढ़ा है गैस, उसके बाद हमने पढ़ा है ठोसों का वर्गीकरण। खाली हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के बारे में कुछ नहीं लिखना है। स्केच पेन है आपके पास कलर्ड, और कलर्ड स्केच पेन से आप क्या करोगे, हेडिंग लिखोगे। उन पे नंबर 1 पहला हेडिंग ये पढ़ा, नंबर 2 दूसरा ये पढ़ा, कुछ इस तरीके से लिखोगे कि एक पेपर पे आपके पूरे यूनिट के सारे हेडिंग्स आ जाएं और मोटा मोटा लिखा हो, दूर से चमकना चाहिए। तो मैंने बताया कि एक रंगीन पेपर पर यूनिट के हेडिंग, और यदि एक पेपर पे आपके सारे हेडिंग नहीं आते हैं तो 2 पेपर पे आप लिख लो, पर उन्हें इतना मोटा लिखना है कि कम से कम वे 3 से 4 फीट दूरी से देखने पे सारे हेडिंग आपको नजर आने चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम लिख लेंगे, पर इसका करना क्या है, ये जो सारे हेडिंग्स आपने लिखे हैं। तो जिस रंगीन पेपर पे आप सारे हेडिंग्स लिख लोगे, उस कलर्ड पेपर को, उस रंगीन पेपर को जो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से सारे हेडिंग्स लिखोगे, उस कागज को आपको या तो डबल साइड टेप के द्वारा या थोड़े से गोंद या फेविकोल के द्वारा अपने उस जगह पर, दीवार पर चिपकाना है जहां बैठकर आप पढ़ते हो, या फिर घर में जिस जगह आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो उस जगह आप दीवार पे उसे चिपकाओगे, जिससे वो चीज आपके सामने बार बार आती रहे। आप देखो यार, हेडिंग नंबर 10 क्या है, कि हेडिंग नंबर 10 है सर आणविक ठोस। आणविक ठोस, तो आपके दिमाग में घूमेगा कि आणविक ठोस का क्या मतलब है, आणविक ठोस कैसा होता है, आणविक ठोस के उदाहरण क्या हैं। यदि आपने रिवीजन ये चीजें कर ली हैं जो मैंने पहले बताई हैं, तो आप समझोगे, उस समय आपके दिमाग में घूमेगा आणविक ठोस। आपके उन सारे हेडिंग्स में से जिस हेडिंग पे भी आपकी नजर दिन में 10 बार जाएगी, उस हेडिंग के बारे में आपके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें घूमेंगी। तो आपको अपने दिमाग को एंगेज रखना है अपने सब्जेक्ट से। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको हर समय अपनी पढ़ाई के बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो बेटे मैंने कहा कि एक रंगीन पेपर पर यूनिट के क्या लिखने हैं, केवल हेडिंग लिखने हैं। और बेटे उन हेडिंग्स को लिखकर रंगीन पेपर को कहाँ चिपकाना है, रंगीन पेपर को चिपकाना है दीवार पर, उस जगह जिस जगह आप बैठकर पढ़ते हो या अपना अधिकतम समय बिताते हो घर की उस जगह पे। ठीक है, जिससे वे बार बार आपके सामने आते रहे हेडिंग और आपके मन में रिवीजन चलता रहे उनका। उसके बाद नंबर 4, एक रंगीन पेपर पर यूनिट के सूत्र व ट्रिक। इसी तरीके से एक कलर्ड पेपर पे आप जो है यूनिट में जो भी आपने फार्मूले पढ़े हैं उन्हें लिखो 1 बाय 1, और जो ट्रिक्स पढ़े हैं बढ़िया बढ़िया जो आपको लगते हैं यार ये तो पॉइंट बहुत कमाल का है, उसे पॉइंट को लिखो। और उस कलर्ड पेपर को भी आप ऐसी ही जगह चिपकाओ
जहां आपका समय सबसे ज्यादा व्यतीत होता है अपने घर में, जिस स्थान पर, ठीक है, जिससे वो बार बार आपके सामने आता रहे। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को टीवी देखने की बहुत ज्यादा आदत है, तो जिस कमरे में बैठ के आप टीवी देखते हो, उस कमरे में जिस जगह आप बैठते हो उसके बराबर में जस्ट दीवार पे चिपकाओ, और यदि व्हाइट कलर का पेपर चिपकाओगे तो आपका ध्यान बहुत कम जाएगा, और यदि रंगीन पेपर चिपकाओगे तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा जाएगा उस जगह पे, और आप ना चाह के भी चाहोगे और उसे देखोगे कि कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है, कौन सा ट्रिक लिखा हुआ है। और मुझे बेटे, जब आप उस चीज को पढ़ोगे तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपके दिमाग में वो ट्रिक, वो फार्मूला नहीं घूमेगा। आपके दिमाग में वो फार्मूला और ट्रिक जरूर घूमेगा बेटे, जरूर, यदि आपके इर्द गिर्द वो चिपका हुआ होगा कहीं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 है, नंबर 5 के आगे बेटे, कार्ड्स बनाकर सूत्र व ट्रिक। आप क्या करोगे, जो A4 साइज का आपका कलर्ड पेपर है, उस कलर्ड पेपर के 4 टुकड़े कर लो या फिर 8 टुकड़े कर लो, और हर एक टुकड़े पे दोनों तरफ क्या लिखो, इस तरफ कोई फार्मूला लिख दिया, दूसरी तरफ कोई फार्मूला लिख दिया स्केच पेन से, कलर्ड पेन से, इस तरफ कोई सूत्र लिख दिया, उस तरफ कोई सूत्र लिख दिया, एक तरफ आपने कोई ट्रिक लिख दी, दूसरी तरफ कोई फार्मूला लिख दिया। इस तरह छोटे छोटे कार्ड्स बनाओ कलर्ड, और उनके ऊपर दोनों तरफ आपके जो है कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र लिखे होने चाहिए, और वे कार्ड आपके घर में उन सारी जगहों पर थोड़े थोड़े पड़े होने चाहिए जहां जहां आप जाते हो। जैसे आप उस कमरे में जाते हो और उस कमरे में जाके बेड पर बैठते हो, तो कुछ बेड के पास में कार्ड बिखरे रहने चाहिए, कुछ कार्ड आपकी मम्मी जहाँ किचन में खाना बनाती है वहां रखे होने चाहिए, कुछ कार्ड। पता चल रहा है कि मम्मी को भी केमिस्ट्री समझ में आनी शुरू होगी, और मैं भी केमिस्ट्री को यूं कहने लगी कि यार मेरे भी सारे समझ में आती है केमिस्ट्री। कुछ कार्ड जो हैं आपके चिपके होने चाहिए, ध्यान से सुनना, कुछ कार्ड आपके चिपके होने चाहिए, उन्हें आप चिपका सकते हो या रख सकते हो, यदि उन पे एक तरफ लिखा है तो चिपका सकते हो। कुछ कार्ड चिपके होने चाहिए आपके टॉयलेट में, जहां आप टॉयलेट जाते हो या नहाने के लिए जाते हो, तो बाथरूम या टॉयलेट की दीवारों पर भी आप चिपका सकते हो उन कार्ड को। और जब आप नहाओगे या फिर आप जो है टॉयलेट करने जाओगे, तो वहां भी तो आपको खाली बैठना है या कुछ वहां जाके हल चलाना है, तो वहां खाली बैठते हुए भी आपके सामने जब फार्मूले नजर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और यूं कहोगे कि यार कमल सर ने क्या बीमारी लगा दी हमारे, हम तो हर जगह पढ़ ही रहे, घर में कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो हर जगह क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बेटे ये बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। अब चलो अगले नंबर की बात कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, देखो मैं बता रहा आपको, ये नंबर 5 है ना, नंबर 6 यहाँ लिख रहा है, देखियो जरा ध्यान से। आपका जो ये लिखा ना हमने मॉडल पेपर, मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा मॉडल पेपर। एक तो आपके पास चाहे तो मॉडल पेपर हो, चाहे आपके पास हो 10 ईयर्स, क्या हो बेटे, 10 ईयर्स हो, और या फिर हो आपके पास क्वेश्चन बैंक। तो ये चीजें आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं मार्केट से। यदि आप किताब खरीदोगे तो किताब तो बहुत महंगी होगी बेटे, किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपका मन करता है तो एनसीईआरटी की किताब तो आपने ले ही रखी होगी, और नहीं तो आप क्या करोगे, मॉडल पेपर 10 ईयर्स या क्वेश्चन बैंक, यदि आपको 2 पब्लिकेशन के भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सस्ते मिल जाएंगे, और पुराने तो बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाएंगे। इनमें क्या करो, आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें टारगेट करना है, जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु, लघु, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, इन्हें टारगेट करना है। कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं पढ़ेगा कि आप जो है मान लो परिभाषा पढ़ रहे कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, और आपने किसी मॉडल पेपर 10 ईयर्स या क्वेश्चन बैंक में देखा कि परिभाषा कुछ और है, और मैंने आपको पढ़ा रखी जो परिभाषा वो कुछ और है। तो जो परिभाषा आपने पढ़ रखी है, समझ रखी है, उसी उत्तर को आपको याद करना है। आपको यहाँ से आपने कुछ और पढ़ा, किसी किताब में कुछ और पढ़ लिया, किसी किताब में कुछ और पढ़ लिया, किसी मॉडल पेपर में उत्तर कुछ और पढ़ लिया, और बना दी उसकी खिचड़ी। और खिचड़ी से भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है सांभर। तो सांभर या खिचड़ी नहीं बनानी है आपको, आपको किसी चीज को सिंपल वे में समझना है, इसलिए इनका यूज करना है आप बहुविकल्पीय, अति लघु और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को देखने में, ठीक है। अब अगली बात कर रहे हैं हम, अगले नंबर पे हमारा आता है, ये तो होगी हमारी पूरी विधि। अब समस्या, बच्चों को समस्याएं भी तो बहुत आती है पढ़ते हुए, समस्याओं का तो जो है वे घर हैं, समस्याएं नहीं होने की तो कौन कह देगा उन्हें कि बच्चे हैं। तो समस्या क्या क्या आती है, सबसे पहली समस्या लगातार पढ़ने की समस्या।
जो आप बच्चे जो हैं क्या करते हैं, लगातार पढ़ नहीं पाते हैं, कि आप सुबह को आप उठे और आप 1 घंटे पढ़ ही नहीं पाए, नींद आनी शुरू होगी। तो बेटे आपको एक बात मैं बताऊं, कान खोल के सुन लियो, बिल्कुल कान खोल के। आपको कभी भी लगातार नहीं पढ़ना है, ये बात आपको समझनी है। कभी भी लगातार नहीं पढ़ना है, कभी भी। आप जो है 45 मिनट तक पढ़ो, और 45 मिनट तक पढ़ने के बाद फिर आप जो है बीच में ब्रेक लो, एक 5 मिनट का या 10 मिनट का, और उस 5 या 10 मिनट में इधर उधर घूमो, सारे अपने घर वालों से मिलो, अपने छोटे भाई बहनों से मिलो, अपने घर से बाहर निकल के अपने दोस्तों से बात करो 5-10 मिनट के लिए, और थोड़ा इधर उधर खेलो कूदो 5 या 10 मिनट, यूं नहीं की बस बाहर निकल के तो अब वापस आना ही नहीं घर में। 5-10 मिनट का ब्रेक लो और अपनी हाजिरी हर जगह लगा के, अटेंडेंस लगा के, और फिर आ जाओ और फिर पढ़ना शुरू कर दो। रिफ्रेशमेंट बीच में होना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला बेटे। पता चला कि आप 2-3 घंटे से बैठे हुए पढ़ रहे और आउटपुट कुछ भी नहीं आया है, 2-3 घंटे से आप पढ़ रहे हो पर रिजल्ट तो बेटे कुछ भी नहीं निकला। तो ऐसे लगातार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है कि 45 मिनट पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, ब्रेक लेना है 5 से 10 मिनट का, इधर उधर घूमो, जो भी कुछ दंगा मस्ती करनी है करो, और फिर आगे पढ़ने लग जाओ। बीच में आप कुछ खा भी सकते हो, पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि खाने पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद यह नहीं है करना ना धरना, बस भरना ही भरना, ये मकसद थोड़ा ही है हमारा। उसके बाद दूसरी समस्या आती है बच्चों को नींद आना। बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती रहती है। कुछ बच्चे यूं यूं, कोई आगे को गिर जाएगा, कोई पीछे को गिर जाएगा, कोई लेफ्ट साइड में, कुछ राइट साइड में, यानी कि आयाम जो है चारों दिशाओं में काम कर रहा, कहीं भी गिर सकता है पढ़ता हुआ बच्चा। ठीक है, जैसे एक बुढ़िया थी, उसे रात को नींद नहीं आती थी, तो बुढ़िया को एक बच्चे ने सलाह दी कि दादी तू चिंता न करे, मैं तेरा जो है फार्म भरवाऊंगा 10वीं का बोर्ड का, और जैसे ही तेरे सामने किताब आएगी तो तुझे नींद ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी है नींद आने की। तो नींद आने की समस्या का क्या इलाज है? बहुत सारे इलाज हैं, और उन बहुत सारे इलाज में से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप सोकर उठते हो, ध्यान से सुनियो, चाहे आप सुबह को सो के उठे हो या दोपहर को सो के फिर उठे हो, तो जब आप सोकर उठते हो तो ठीक उसी समय आपको पढ़ाई शुरू करनी है। यानी कि जो चीज आपको परेशान करती है ना, नींद, आप नींद के काम को पहले पूरा खत्म कर लो, और जिस चीज को परेशान आप जिस चीज से होते हो नींद से, उसे सारे को पूरा करो। तो आप सुबह को उठ के पढ़ोगे तो नींद नहीं आने की है। ठीक है, नींद पूरी करो अपनी और फिर पढ़ो। और यदि आप दोपहर को सोते हो तो सोने के बाद, उठने के बाद फिर पढ़ो, आपको नींद नहीं आने की है। तो इसलिए नींद का काम पूरा करो, एक बात। दूसरी बात, आपको अपने खाने पे कंट्रोल रखना है। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है कि मम्मी ने जो बहुत अच्छा खाना बनाया सुबह नाश्ते में, और आपने जो है बहुत सारा खा लिया, दोपहर को बहुत सारा खा लिया, रात को बहुत सारा खा लिया। ठीक है, विद्यार्थी का एक लक्षण होता है अल्पाहारी। तो आपको अल्पाहारी होना चाहिए, बहुत कम खाना खाना चाहिए। आप दिन में 5 बार खाना खा लो, 6 बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 या 1.5 रोटी खाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 खाओ। ऐसा मत करो कि एक बारी में ही आपने 10 रोटियां खा ली या 7-8 रोटियां खा ली, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बारी में कम खाना खाना है। ठीक है बेटे, यानी कि आप अल्पाहारी बनो, तो आपको नींद कम आएगी। और जब रात को आपको जब भी पढ़ने बैठना हो तो पढ़ने से पहले आप खाना ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है। जैसे शाम को पढ़ने बैठ रहे तो या तो आप 1-2 घंटे पहले खाना खाओ, और खाना कम खाना है तो अल्पाहारी बनोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, नींद नहीं आएगी आपको। ठीक है बेटे, उसके बाद बात कर रहे नंबर 3, पढ़ने का समय। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ने का समय कौन सा सबसे अच्छा रहता है, किस समय में हमें पढ़ना चाहिए? बेटे, पढ़ने का कोई निश्चित समय नहीं है, और यदि मैं आपको कहूं कि आपको कोई समस्या ना हो ऐसा कौन सा समय है, जिस विद्यार्थी के अंदर आग लगी होगी ना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, बहुत बढ़िया करना है, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, जिसके अंदर आग लगी हुई है, उसके लिए तो सारा ही समय पढ़ने वाला है। पर फिर भी एक औसत बच्चे के लिए पढ़ने का समय वो ही है जो मैंने अभी बताया है। नींद के जस्ट बाद सुबह को आप उठे एकदम पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दोपहर को यदि आप सो रहे तो उठ के पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जब भी आपके पास नींद नहीं है तो पढ़ना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल बना होना चाहिए
कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कितना कितना समय देना है। तो टाइम टेबल बनाओगे, जीवन में कुछ नियम बनाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आपके जीवन में कुछ नियम ही नहीं है तो सफलता कहाँ से आ जाएगी बेटे। तो आपके टारगेट बेटे सेट होने चाहिए। जिस बच्चे के अंदर आग लगी हुई है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटे। वो पढ़ेगा, हर टाइम पढ़ेगा, हर तरीके से पढ़ेगा, हर एक समस्या में पढ़ेगा, हर एक परिस्थिति में पढ़ेगा। और जिसके अंदर आग नहीं लगी हुई है वो कैसे पढ़ लेगा? वो तो पढ़ ही नहीं सकता है। वो तो 100 बहाने ढूंढेगा कि सर मुझे जो है वो इधर उधर से, यदि मैं पीडीएफ फाइल नहीं दूंगा तो इधर उधर से कहीं से पीडीएफ फाइल लेके और उनमें रट्टा मारेगा, क्योंकि उसे समझना नहीं है, अपने आप मेहनत नहीं करनी है। शॉर्टकट कभी नहीं मारना चाहिए लाइफ में। यदि आप शॉर्टकट मारोगे तो सफल नहीं होगे बेटे। शॉर्टकट से कोई सफल नहीं हुआ है। और यदि शॉर्टकट मारने से किसी को सफलता मिलती तो सारे जितने भी बड़े आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, वे सारे शॉर्टकट से ही पहुंचे होते, अपनी जगह पे होते। ठीक है, तो आप जो है एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लो जिससे आप इसे देख सको एक दो बार। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे? तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया रिवीजन करने का, ये खाली रिवीजन करने का तरीका नहीं है, पढ़ाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपकी लाइफ जो है चारों तरफ से जो है पढ़ाई पढ़ाई आपके चारों तरफ होगी, चारों तरफ, और मजा आ जाएगा एकदम। ये सारी बातें उन बच्चों के लिए बढ़िया हैं जिनके अंदर आग लगी हुई है, और जो पढ़ाई से पहले ही दुखी हैं उनके लिए बेटे मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि उन्हें किसी तरीके से बटन दबा के कुछ कर दूं। मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी, और हेल्प कर रहा हूं। जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितनी मेरे अंदर बुद्धि है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, मैं उतना ही काम कर सकता हूं। ठीक है बेटे? और जितना ज्ञान है उतना तो मैं आपको दे ही रहा हूं। तो आपको भी जो है थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए बेटे। मेहनत से पढ़ाई करो, जिंदगी में सफल होना है। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।